अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है ज़हीर ख़ान ने, बिहार, पटना, इंडिया से। ज़हीर ख़ान कहते हैं कि मेरे हाथ के अंदर एक चिट्ठी थी और ये चिट्ठी मेरे बेस्ट फ्रेंड सुहेल की तरफ से आई थी। उस खत को पढ़ते ही मैं उन कॉलेज के दिनों की यादों के अंदर खो गया कि जब वो कॉलेज के अंदर पहला दिन था। उस क्लास के अंदर कई स्टूडेंट मौजूद थे और जब हम लोग कैंटीन पहुंचे तो कॉलेज की कैंटीन के अंदर मुझसे पहले ही एक नौजवान वहीं पे टेबल पे बैठा हुआ था। मैं उसकी साथ वाली कुर्सी को खाली देख के उसके साथ बैठ गया। मैंने भी अपने लिए खाना ऑर्डर किया, उसका भी खाना उसके सामने रखा गया और मेरा खाना भी मेरे सामने रखा गया। खाना खाते हुए सुहेल ने बातों की इब्तिदा की थी और मैं भी उससे बातें करना शुरू हो गया। बातें करते करते जब हमारा खाना मुकम्मल हो चुका, हम दोनों वहां से खड़े हुए, तो तब तक हमारे बीच में तारुफ हो चुका था कि सुहेल भी उसी ही क्लास के अंदर था जिस क्लास के अंदर मैं पढ़ता था। यानी कि हम दोनों आज एक ही क्लास के अंदर मौजूद थे और यूं तारुफ हुआ। मैंने उसे अपना नाम बताया, मेरा नाम ज़हीर ख़ान है, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा नाम सुहेल है। यूं सुहेल की और मेरी ना सिर्फ वो ज़िंदगी की पहली मुलाकात थी बल्कि उसके बाद मैं और सुहेल अक्सर कॉलेज के अंदर इकट्ठे घूमते फिरते, कैंटीन पे इकट्ठे होते, क्योंकि हम दोनों के मिजाज बिल्कुल एक जैसे थे। जहनी हम आहंगी होने की वजह से बहुत जल्द मैं और सुहेल ऐसे बेहतरीन दोस्त बन गए कि कैंटीन पे बाकायदा हम एक दूसरे का इंतज़ार करते। और ना सिर्फ कॉलेज की हद तक बल्कि वो एक छोटे से गांव से पढ़ने के लिए शहर में आया था। तो हम दोनों इकट्ठे कॉलेज के बाद बाहर निकल जाते और घूमते फिरते, सैर सपाटा करते, और उसके बाद दोनों ही हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे और अपने अपने कमरों में चले जाते। कॉलेज की यादें कभी भी इंसान के दिल से नहीं जाती और आज जब उसका खत आया था तो मैं उन सारी यादों में खो गया था। कैसे हम शरारतें करते थे, कैसे खूबसूरत से दिन हम कॉलेज के अंदर गुजारते थे, वो सब मुझे याद आ गया था। लेकिन खत देख के मैं परेशान हो गया था। खत के अंदर उसने बताया था मोटरसाइकिल पे उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी टांग टूटते टूटते बच गई थी, लेकिन उसको काफी ज्यादा चोटें आई थी। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने उससे यही पूछा था आगे अब क्या इरादा है, तो वो बोला देखता हूं आगे क्या करना है। लेकिन उन्हीं दिनों उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वालदा पीछे अकेली थी, जो मेरे साथ कॉलेज के इकट्ठे ही हम दोनों पढ़कर फारिग हुए थे। और जब उसके वालिद इस दुनिया से चले गए तो मुझसे बोला मुझे वापस जाना होगा, वालदा बहुत अकेली हैं, देखता हूं आगे क्या करना है। वो या तो वालदा को लेके यहीं शहर आ जाऊंगा, यहीं पे कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगा और वालदा को अपने साथ रखूंगा। वो अपने गांव क्या गया कि उसके बाद उसका खत मौसूल हुआ कि यार मैं नहीं आ सकूंगा। मेरी वालदा ना सिर्फ बूढ़ी हैं बल्कि उनकी यादें सब कुछ इसी घर से वाबस्ता हैं जहां उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ जिंदगी के कई बरस गुजार दिए हैं। वो इस बात पे बिल्कुल राजी नहीं है कि वो शहर के अंदर जहां पे कोई भी मिलने वाला नहीं होगा, कोई जान पहचान वाला नहीं होगा, वो किसके बिना वहां पे रहेंगी। मैं नौकरी के लिए सुबह जाऊंगा, शाम को वापस लौटूंगा, तो वो अकेली जहां उनके साथ बात करने वाला भी नहीं होगा तो वो कैसे वक्त गुजारेंगी। ये तो फिर भी अपना गांव है, अपने लोग हैं, सारे एक दूसरे को जानते हैं, हाल अहवाल पूछ लेते हैं। वो शहर नहीं जा सकती और मुझे भी एहसास हुआ है कि अगर मैंने ज़बरदस्ती कोशिश की तो गलत हो जाएगा। मैं खुश था कि वो शहर आता
मेरा एक बेस्ट फ्रेंड जो बन चुका था। हम इकट्ठे वक्त गुजारते, फिर इसी तरह मौजें करते। ज़िंदगी की शुरुआत जो एक प्रैक्टिकली जॉब से होती है और उसके बाद शादी, बच्चे, हम दोनों दोस्त साथ रहते, लेकिन ऐसा मौका ना बन सका। खैर, मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी और फिर हम दोनों एक दूसरे को ख़त लिखकर हाल अहवाल बता देते। उसका जो छोटा सा गांव था, उसके अंदर कोई भी ऐसी सहूलत उसके पास मुयस्सर नहीं थी। अगर किसी बड़े अमीरजादे के पास टेलीफोन की सहूलत मुयस्सर थी तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और फिर वक्त गुजरता रहा। वो चिट्ठियां जो हम बाकायदगी से एक दूसरे के साथ लिखते थे, उनमें भी गैप आने लगा। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और आज उसका ख़त मौसूल हुआ था कि तुम्हें शादी के लिए ख़त लिखा तो मेरी शादी पे भी नहीं आए, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ था और तुम्हें ख़त भी नहीं लिखा है। लेकिन आज तुम्हें इतला दे रहा हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरा हादसा हुआ है बड़ा शदीद किस्म का, मैं मरते मरते बचा हूँ। मैंने कहा चलो तुम्हें बता दूं, शायद तुम्हें यार की, दोस्त की याद आ जाए। मैंने जैसे ही इस ख़त को पढ़ा तो बेचैन सा हो गया। उसकी शादी हुई थी और मुझे ख़त मिला ही नहीं था। अगर मुझे ख़त मिला होता तो मैं उसके गांव ज़रूर जाता। उसने इस ख़त के अंदर लिखा था कि अगर तुम आना चाहो मेरे गांव तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और उसने मुझे पूरा तफसील से सारा बता दिया था कि अगर गांव आना है तो उसका तरीका क्या है और किस तरीके मैं आ सकता हूं। मैंने उसे ख़त का जवाब में लिखा कि मैं फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख को जिस तरह तुमने समझाया है बस कर बैठ कर तुम्हारे गांव आऊँगा और पूरे 1 हफ्ते के लिए आऊँगा, सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए। इसलिए मुझे आगे तो नहीं पता, तुमने जिस तरह बताया है बस जहाँ तक आती है वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा, आगे तो मुझे लेने के लिए आ जाना। और मुझे पता था कि ख़त पहुँचने में इतना टाइम लग जाएगा ताकि मेरा ख़त उसको मिल जाए और वो पढ़ भी ले, तभी वो मुझे वहाँ पे रिसीव करने के लिए आ सकता था। कॉलेज के दिनों में मैं कभी भी उसके गांव नहीं गया था। उसका गांव काफ़ी दूर था, दूर दराज के इलाके में। बताए हुए उस महीने की उस तारीख को मैं उसके गांव जाने के लिए रवाना हो गया। उस बस के अंदर सवार था जिसके अंदर मैंने किताब खोली हुई थी, किताब पढ़ रहा था। सारी सवारियां परेशान थीं। ड्राइवर इतनी तेज बस चला रहा था कि सारे, कोई विर्द कर रहा था, कोई कलमा पढ़ रहा था, जो जिस मज़हब का था वो इस हवाले से अपना कुछ ना कुछ पढ़े जा रहा था। कुछ लोग उसको, ड्राइवर को बार बार कोस रहे थे कि भाई आहिस्ता 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 गाड़ी चलाओ, मारना है क्या हम सबको। ड्राइवर मस्ती में चलाई जा रहा था और एक बंदा उठकर, मैंने देखा, ड्राइवर के पास गया और उससे ऊंची आवाज़ में बोला, क्या चाहते हो, हमें ऊपर पहुंचाना है, मारना चाहते हो, इतनी तेज बस क्यों चला रहे हो। ड्राइवर ने बस की स्पीड आहिस्ता की और इतनी ऊंची आवाज़ में बोला कि बाकी सवारियां भी सुन लें। वो जानता था कि सब डरे हुए हैं, इसलिए ये बुजुर्ग उठ के आए हैं। तो बोला, बाबा जी बात ये है, मुझे टाइम पे गांव वहां पहुंचना है। अगर मैं वहां टाइम पे ना पहुंचा, मुझसे पहले कोई और बस पहुंच गई तो क्या होगा, सवारियां कोई और ले जाएगा। इसी रूट की तो ये आखिरी बस है, लेकिन दूसरे रूट से जो उस गांव पे बस आती है, मेरी सवारियां वो ले जाएंगी, क्योंकि आगे उस गांव से आगे जो रास्ता है मेरा भी वही रूट है और जो एक और बस दूसरे रूट से आ रही होगी उसका भी वही रूट है। तो मुझे अपने वक्त पे पहुंचना है ताकि मैं सवारियां उठा लूं, वरना मैं खाली जाऊंगा। मेरा किराया तो लगेगा, मेरा फ्यूल तो जलेगा बस का, लेकिन सवारी नहीं होगी मेरे पास, क्योंकि इस बस में भी कुछ सवारियां ऐसी बैठी हैं जिन्होंने इस मेरे स्टॉप से भी आगे पहुंचना है। तो मुझे इतनी बात समझ लग गई कि इस रूट की तो ये आखिरी बस थी, आखिरी टाइम था, लेकिन किसी और रास्ते से आने वाली बस से वो पहले पहुंचना चाहता था ताकि वो उसकी सवारियां ना उठा ले। अल्लाह अल्लाह करके बस अपने मुकर्ररा टाइम के ऊपर स्टॉप पर पहुंच गई। मैं जैसे ही नीचे उतरा, मेरा दोस्त सुहेल मुझे वेलकम करने के लिए मौजूद था। भागता हुआ मेरी तरफ आया और आकर मेरे गले लग गया। जोर की हम दोनों ने एक दूसरे को जप्फी डाली और मैंने उसकी टांग की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ है टांग को। और बोला, अरे यार अब तो ठीक भी हो गई, जब इसके अंदर मसला था तब तो तू आया नहीं, आज आ रहा है जब सब कुछ ठीक हो चुका है, चलो चलते हैं। उसने मेरा बैग उठा लिया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं,
ये बैग मैं खुद उठाऊंगा। मैंने बैग उठा लिया और जब हम आगे बढ़े तो उसने मुझसे पूछा, क्या शादी कर ली? अरे यार, शादी कहाँ से करनी थी? तुझे पता है, मैंने तुझे बताया था कि मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली है और तरक्की भी कर ली। लेकिन ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, इनकी जल्दी शादी नहीं होती। इनके पास टाइम ही कहाँ होता है, सारा दिन तो घर से बाहर रहते हैं। तो जो घर में बैठी होगी उसका कौन ख्याल रखेगा? उसकी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा? पैसा तो सिर्फ खाली ज़रूरत नहीं होती, उसको वक्त भी तो देना होता है। और मेरी नौकरी ऐसी है, इसकी शुरुआत है, मैं वक्त ही नहीं दे सकता, तो भाई इसलिए अभी तक शादी नहीं की। लेकिन तूने तो कर ली यार। तो एकदम से वो सुहेल पैदल चलते हुए हम उसके गांव की तरफ जा रहे थे, बोला, मेरी शादी की बात ना कर, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होके मेरी शादी पे नहीं आया? मैंने कहा, अरे भाई, तेरा खत मुझे मिला होता तो तू क्या सोच रहा है, मैं अपने यार की शादी पे ना आता यार, जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मुझे तेरा खत ही नहीं मिला यार, यकीन मान, कसम उठवा ले, खत मिला होता तो मैं शादी भी ना होता। ये कैसे हो सकता है? मुझे पता ही नहीं चला। तेरा ये खत जैसे ही मिला और एक्सीडेंट का मैंने सुना तो मैं भागता हुआ देख पहुंच गया हूं तेरे पास। यूं कॉलेज के दिनों की बातें करते हुए हम पैदल उस बस स्टॉप से गांव की तरफ जा रहे थे, जो उस बस स्टॉप से भी आगे तकरीबन पैदल हमें 10-15 मिनट का सफर था। यूं चलते चलते वो मुझसे बोला, अभी 1-2 दिन तक बाइक चलाना शुरू कर दूंगा, अब इतना है कि चल सकता हूं, लेकिन बाइक से मुझे मना किया गया था, बीवी लड़ती थी बाइक से ही एक्सीडेंट हुआ था। आज तुझे लेने बाइक पे ही आता, लेकिन तुझे गांव भी तो दिखाना था ना, तुझे पैदल चलने का बहुत शौक था, कि अब भी शौक है? मैंने कहा, अरे यार, जितना पैदल चलाओगे वो तो शौक आज भी है। यूं चलते चलते अब हम तकरीबन गांव के करीब पहुंच चुके थे, तो गांव से कुछ ही पहले एक बड़ी सी हवेली नजर आई। उसकी दीवार जो बहुत ऊंची तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी दूर दूर तक दीवारें उसकी फैली हुई थी, और उसकी जो बिल्डिंग थी अंदर बनी हुई, वो बड़ा सा जो गेट था इस हवेली का, उससे तकरीबन गेट को खोल दिया जाए और अगर आप पैदल चलते हुए उस इमारत तक भी जाएं तो तकरीबन चलते हुए आपको 40 से 50 कदम तय करने पड़ेंगे। इतना बड़ा उसका सामने लॉन था। ये 40-50 कदम के बाद वो फिर बिल्डिंग का दरवाज़ा आता था, और इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन वो बिल्डिंग दूर से ही ऐसे नज़र आ रही थी जैसे खस्ता हालत हो गई हो। इसको अपने वक्त में बहुत खूबसूरत बनाया गया हो, लेकिन अब इसकी देखभाल ना होने की वजह से, मुरम्मत ना होने की वजह से वीरानी सी इसके अंदर नज़र आ रही थी। मैंने उस हवेली को देखा, मैंने कहा, अरे भाई वाह, तेरा गाँव तो बड़ा मॉडर्न है यार, पहला ही घर देख के अंदाज़ा हो रहा है कैसा खूबसूरत किसी ने घर बनाया है। ये तो हवेली है भाई, जैसे किसी का महल हो, इतना खूबसूरत। तो बोला, नहीं, यही अकलौता मेरे गांव का सबसे बड़ा घर है, बाकी घर जितने भी तू देखेगा वो सब छोटे हैं। एक अमीर ज़ादे का घर था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। खैर छोड़, इस हवेली की बात ना कर। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ भाई, इस हवेली की बात क्यों नहीं करनी, क्या मसला है इस हवेली के अंदर? वो बोला, यार ये बहुत ही मनहूस हवेली है, इसकी छोड़ देना, बात ना कर। मैंने कहा, यार सुहेल, ये तू कह रहा है? क्या नहुसत है, क्या मनहूसत है इसके अंदर, क्या हुआ है? वो मुझे, खैर बातें करते हुए हम आगे चले गए। उसने हवेली की बात ना की और बात को टाल दिया। हम घर पहुंचे, भाभी से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। भाभी ने भी गिला कि आप हमारी शादी पे नहीं आए, ये आप हमेशा जिक्र करते हैं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड है, आपको ख़त भी लिखा था। मैंने कहा, यकीन मानिए भाभी, इसको भी यही कहा है, मुझे पता नहीं चला, मुझे ख़त मिला ही नहीं। यकीन मानिए, मुझे मिला होता मैं ज़रूर शादी पे आता, अपने बेस्ट फ्रेंड की मैं शादी पे ना आता, ये कैसे हो सकता है? खैर गिले शिकवे ख़त्म हुए, खाना खाया, बहुत ही लजीज था, और मैंने उनको बताया कि इसीलिए तो 1 हफ़्ता रहने के लिए आया हूँ। भाभी भी खुश हो गई। कमरा एक मेरे लिए सेट कर दिया गया था, मेरा बैग वगैरह वहाँ पे रख दिया गया। रात को हम बैठ के बातें करते रहे, और सुबह तहज्जुद की नमाज के टाइम ही सुहेल उठ जाता था, वो नमाज वगैरह पढ़ता था। उसने मुझे बताया था, रास्ते में ही मुझे बता चुका था कि जब अब्बा फौत हो गए तो वालदा पीछे अकेली थी, उनको मैं शहर लेके जा नहीं सकता था, तो मैं ख़त में लिखा था
तो यार मैंने तुझे तो बताया भी था ख़त में, फिर मैंने यही फ़ैसला किया कि यहीं पे कुछ करता हूँ। अब मैं कॉलेज से पढ़ के आया था, कॉलेज से पढ़ा हुआ बंदा यहाँ पे क्या करता, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने एक छोटा सा अपना प्राइवेट स्कूल बनाने की कोशिश की कि यहाँ के बच्चों को तालीम देता हूँ। लेकिन वो स्कूल शुरू तो हुआ, लेकिन फिर सरकार को ख्याल आ गया कि यहाँ पे एक सरकारी स्कूल बनाया जाए। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि आप इस स्कूल की भागदौड़ आप संभालें। तो मैंने अपना वो प्राइवेट सिस्टम ख़त्म करके इस सरकारी स्कूल को ज्वाइन कर लिया। कुछ और असातिज़ा भी थे, यूं मैं हेडमास्टर कहलाया और उस सारे स्कूल की तमाम इंतज़ामिया, तमाम अमूर मैं सर अंजाम देता और अभी तक उसी स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा। सुबह उठे हम लोग, नाश्ता वगैरह किया और मुझे लेकर वो अपने साथ स्कूल चला गया। बड़ा सा सरकारी स्कूल था, असातिज़ा भी थे, काफ़ी बूढ़े थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं थे क्लासों के अंदर, बहुत कम बच्चे थे। लेकिन मुझे स्कूल के बच्चे भी और असातिज़ा भी आवाज़ार से नज़र आए। आज स्कूल से जैसे ही वो फारिग हुआ, वो पहले ही फैसला कर चुका था कि मुझे पता है तुझे गांव देखने की बेचैनी है, स्कूल से फारिग होते ही हम गांव का विजिट करेंगे। स्कूल से हम फारिग हुए और हम गांव का विजिट करते करते दोबारा जब उसी हवेली के सामने से गुजरे तो एक अजीब मंजर मेरी आंखों ने देखा। एक औरत उसकी दीवार के साथ खड़ी थी और एक खाने पीने का, राशन का जो सामान होता है, उसका थैला उसके पास था। उसने पूरा थैला उठा के दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया और ऊंची आवाज में बोली, ये ले डाइन अपना हिस्सा, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरे बेटे को कुछ ना कहना। मैं चौंक सा गया, रुक सा गया कि एक खाने का, राशन का थैला फेंक के वो डाइन को मुखातिब कर रही है। मैंने कहा, सुहेल ये क्या है? वो बोला, यार तुझे कल भी मना किया था, तू इसके बारे में बात भी मत कर। मैंने कहा, सुहेल तू पढ़ा लिखा हो के यार कॉलेज में पढ़ता रहा है, तू ऐसी बातों को कब से मानना शुरू हो गया कि कोई डाइन की बात कर रही है? और तुझे पता है मेरी तो नौकरी ऐसी है, पुलिस की नौकरी में हम लोग ये डाइन जिन भूत को नहीं मानते। भाई मुझे तुझे बताना होगा। जब मैं बहुत ज्यादा बजीद हो गया तो बोला, आ जाओ। मेरे बेहद इसरार पे मुझे लेकर चलता चलता उसी गांव के साथ ही एक बड़ा सा तालाब था, हम वहां पे चले गए। उस तालाब के किनारे हम बैठ गए और फिर उसने मुझे बताना शुरू किया। उसने कहा, इस हवेली के अंदर एक वाकई डाइन रहती है और अगर उस डाइन को ये खाना पीना ना दिया जाए तो वो शदीद नुकसान पहुंचाती है। मैंने कहा, यार आज के दिनों में भी डाइन, आज के दिनों में भी ऐसे बातें, क्या तू इन बातों को मानता है? कुछ देर चुप रहा और बोला, तू सही कहता है, मैं इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन आखिरकार मुझे भी मानना पड़ा। मैंने कहा, मुझे इसकी शुरू से कहानी सुना, कहानी है क्या? तो उसने मुझे कहानी सुनाई। इस गांव के अंदर एक अमीर बाबा जो शहर से आया था, वो इस गांव में आबाद होने के लिए आया। उसने गांव से पहले अपनी ये शानदार हवेली बनाई। बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसा था उसके पास। और जब गांव वालों ने इस हवेली को देखा तो हैरान रह गए। उसके बाद उसको नौकर चाकर भी चाहिए थे। उधर गांव के अंदर एक यहां का हमारा, जिसको मैं जानता हूं, हम उसको बाबा इदरीस कहते हैं, वो भी उसके मुलाजमों में शामिल हो गया। उस वक्त वो इतना बूढ़ा नहीं था और कुछ 2-3 मुलाजमों के साथ एक लड़की भी घर के काम काज करने के लिए उसने पहले तो मुलाजिम रखी। लेकिन उस लड़की की शक्ल और सूरत बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम था बतूल। लेकिन बतूल के बारे में मशहूर था, वो बहुत ही मनहूस है। जब वो पैदा हुई थी तो उसके बाप चल बसा। उसकी मां ने उसे कहा, तेरी वजह से बाप क्या है, तू मनहूस है। वो बहुत खूबसूरत थी। माँ बाप इतने खूबसूरत नहीं थे, लेकिन उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पैदा हो गई थी। और फिर कुछ अरसे बाद माँ भी चल पड़ी, क्योंकि लोगों ने सुना था कि माँ कहती थी, मुझे लगता है तो मुझे भी खा जाएगी, और वो माँ भी मर गई। तो उसके बाद वो लड़की चचा और चाची के पास पहुंच गई।
चचा और चची ने कोई कसर न छोड़ी, सबको मशहूर कर दिया कि यह तो है ही मनहूस, अपने माँ बाप को खा गई है। उन्होंने उसको घर तो रख लिया, लेकिन सारा काम घर का उससे करवाते और मुख्तलिफ घरों में भी उसको भेजते, जा उनके घरों में भी काम काज कर गया। सुबह उठती तो दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में काम करती और जब शाम को वापस आती तो अपने घर में उससे काम कराते। खामोशी से वो काम करती रहती। और फिर जब ये अमीर ज़्यादा आया तो उसके चचा और चची जो पैसों के लालच में मुब्तला थे, उन्होंने फौरी तौर पे उसको उसके घर भेज दिया कि वहां तू काम करेगी, वहां पैसा ज्यादा मिल रहा था। सारे काम बाकी छुड़वा दिए और सुबह से शाम तक वो उस घर में काम करती और रात को वो अपने घर वापस लौटती। उस बूढ़े अमीरजादे ने जब बतूल को देखा तो उसका उस पर दिल आ गया। कुछ ही अरसे के बाद उसने उसके चचा और चची को बुलाया और कहा, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। वो बहुत ही बूढ़ा था, कोई भी होता इतनी जवान लड़की की उससे कभी शादी ना करता, लेकिन उसने जब पैसों की ऑफर की कि इसके बदले तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं, तो वो तो पहले ही लालची थे। उनको पैसा चाहिए था और क्या चाहिए था। उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम का तकाजा किया, उस बूढ़े ने उनको वो रकम दे दी और यूं एक किस्म की बतूल उन्होंने उनको बेच दी। बतूल उस बूढ़े के साथ बीवी बनकर रहना शुरू हो गई। लेकिन गांव वालों को चचा और चची ने कहा, हमने शादी इसलिए कर दी है कि वो मनहूस है, हमारे सर से उसका मनहूस साया चला जाए, बाकी बच्चों पे उसका मनहूस साया ना पड़े। अब खुदा खैर करे बाबे के साथ कुछ ना हो जाए। और ऐसा ही हुआ। 1 महीने बाद बाबा मर गया। फौरी तौर पे एक अमीरजादा था, पुलिस आई, केस बना, बतूल को गिरफ्तार कर लिया गया कि इसने मार दिया है पैसे की लालच में उस बाबे को। उधर उसका जो मुर्दा वजूद था, एक पूरे पुलिस लेके गई थी, केस था, पोस्टमार्टम होता है सारा कुछ, और उससे पता लगा था कि वो दिल के आर्जे में मुब्तला था। उसको पहले भी दिल के अटैक हो चुके थे और उसका दिल का अटैक हुआ और वो मर गया। और उसकी किस्मत अच्छी बतूल की कि डॉक्टर ने लिख दिया कि एक तिब्बी मौत मरा है, इसके साथ कुछ नहीं किया गया। वो जो गिरफ्तार कर ली गई थी उसको छोड़ दिया गया। जेल से जब वापस आई तो चचा और चची उसको रखने को तैयार इसलिए नहीं थे कि तू मनहूस है, तू तो उस बाबे को खा गई है, जेल भी हो आई है, हम नहीं तुझे रखने वाले। पूरे गांव ने उसको मनहूस बना दिया था। गांव का कोई घर भी उसको रखने को तैयार नहीं था। तो वो चुप करके वापस इसी हवेली में आ गई। जब वो हवेली में आई तो गांव वाले उसको मुसलसल ताने मारते रहे, ये मनहूस है, ये किसी और का नुकसान ना करे। इतना ज्यादा उसको मनहूस कहा गया कि एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। उसकी फंदे से लटकी हुई लाश, उस बाबा जी के मरने के बाद तमाम मुलाजिम जा चुके थे, सिर्फ एक मुलाजिम अदरीस वहां मौजूद था जो उन सबसे सीनियर था, उम्र में ज्यादा था। एक रात मरने से पहले उसने अदरीस से कहा, सारा गांव मुझे मनहूस समझता है, मैं बहुत मनहूस हूं, अगर मैं कभी मर जाऊं तो इन गांव वालों को मेरा नमाज जनाजा भी ना पढ़ने देना, और मुझे इसी महल का जो सहन है बाहर, इसके बीच में बीचों बीच मेरी कब्र बना के मुझे दफना देना, और किसी को मेरी कब्र का भी मत बताना, और ना ही किसी को मेरा जनाजा पढ़ने देना। वो उसको समझाता रहा, ऐसी बातें मत करो, गांव वाले कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो फैसला कर चुकी है। सुबह जब वो उसका हाल पूछने के लिए आया तो पता लगा कि वो फांसी के फंदे से झूल रही है, वो मर चुकी है। उसने उसकी लाश को उठाया, किसी गांव वालों को नहीं बताया, वहीं जहां पे उसने कहा था उसकी कब्र खोद के उसको दफना दिया, और गांव वालों को बताया कि वो मनहूस मर चुकी है, और उसका जनाजा भी इसलिए किसी को नहीं पढ़ने दिया, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। अब ये हवेली खाली थी, इसका वली वारिस कोई नहीं था कि वहीं पे गांव के कुछ नौजवानों ने प्रोग्राम बनाया कि हवेली तो बंद है लेकिन इसके अंदर साजो सामान तो अब भी पड़ा है, क्यों ना हवेली के अंदर घुसा जाए। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि एक रात के टाइम 3 दोस्त थे कि हम हवेली के अंदर चलेंगे। खामोशी के साथ
वो दीवार को फलांग कर हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अब हवेली का दरवाजा जो था वो बंद पड़ा था, वो लड़की मर चुकी थी, अब यहां कोई नहीं था। तो उन्होंने जैसे कैसे एक खिड़की को खोला और उस खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुए। और जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो पूरी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी, क्योंकि कोई उसकी देखभाल नहीं थी, कोई उसका मुलाजिम नहीं था, सब तो मर चुके थे, बतूल भी मर गई थी। तो वो इधर उधर कमरों की तलाशी लेते रहे, यहां तक कि काफी कमरों के अंदर से उन्होंने कीमती सामान भी उठा लिया, जो कुछ उनको समझ आया। कि वहीं पे एकदम से उनके कानों में आवाज आई, वो सामान उठाकर जा रहे थे, धड़म की एक आवाज आई और पांव में कोई घुंघरू बांधे चलता हुआ सुनाई दिया। जैसे ही उन्होंने घुंघरू की आवाज सुनी तो एकदम डर गए कि इस बंद हवेली के अंदर घुंघरू पहने, पायल पहने, पाजेब पहने कौन है जो इस वक्त चल रहा है। वो भागे उस दरवाजे की तरफ जो बंद था, भूल गए खौफ की वजह से कि हम खिड़की के रास्ते आए थे। वो खिड़की के रास्ते जाने लगे, पीछे से घुंघरूओं का ऐसा शोर बरपा हो गया कि उन्होंने सामान वहीं फेंका और बाहर जल्दी से कूद गए। अभी वो उस बड़ी सी हवेली की इमारत से बाहर ही निकले थे, उसके सहन में थे कि पीछे से उनको अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। और जैसे ही वो दीवार तक पहुंचे, दीवार फलांगे तो जाते ही अपने घरों को जाकर तो छुप गए, लेकिन सुबह तीनों को शदीद बुखार हो गया। जब वो बुखार से ठीक हुए तो एक नौजवान उन्हीं में से हादसे का शिकार हो गया और वो इतना डर गया कि उसने गांव वालों को बता दिया कि हम चोरी की नीयत से इस गांव में घुसे थे, इस घर में घुसे थे और हमने पाजेब की आवाज को सुना है। और उसके बाद बाकायदा तौर पे हमें बुखार हुआ और उसके बाद मेरा हादसा हो गया। जब ये बात गांव में मशहूर हुई तो वो जो अदरीस वहां पे नौकरी करता था, उसने गांव वालों को जाके बताया, हां ये सही कह रहे हैं, हवेली के अंदर वाकई कोई साया है, ये झूठ नहीं बोल रहे। और वो तीनों भी चाहते थे कि कोई गवाही दे कि हम झूठ नहीं बोल रहे। गांव वालों को जिस बात का यकीन नहीं आ रहा था, इदरीस ने जब गवाही दी तो उनको पता लगा हां ऐसा कुछ है। लेकिन उसके बाद फिर सिलसिला ऐसा शुरू हो गया कि उस मरी हुई बतूल की आत्मा लोगों को नजर आनी शुरू हो गई और उसने उस इदरीस के जरिए पैगाम भिजवाया कि सबको कह दो इस हवेली के कोई करीब भी ना भटके। अगर कोई करीब भी इस हवेली के आया तो उसका वो खौफनाक अंजाम होगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा, उसी वक्त उसको हादसा हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ लोगों ने कोशिश की और फिर उनके साथ हादसा होने लगा। जब मैं वापस आया कॉलेज लाइफ से यहां, तो यहां आते ही मुझे ये सारी स्टोरी सुनने को मिली। तुम जानते हो मैं पढ़ा लिखा था, मैं इन बातों को कहां मानने वाला था। मैंने यही फैसला किया कि मैं खुद देख कर रहूंगा। ये कैसे आज के दौर में कोई भूत और ये हो सकता है? नहीं, मुझे किसी ने बताया कि वो सुबह अजाने होने से कुछ देर पहले कभी कभी नजर आती है। मैंने ऐसी कई बातें सुन रखी थी। मैं अपने एक दोस्त को लेकर बड़ी मुश्किलों से उसको राजी किया कि यार मैं हूं, तेरे साथ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वालदा जो अब इस दुनिया से जा चुकी थी, वालिद भी जा चुके थे, मैं घर में अकेला था। लेकिन शादी मैं कर चुका था, अभी मेरे बच्चे नहीं हुए थे, तो मैं आ गया। जब हम सुबह उस टाइम पहुंचे जिस टाइम का हमें बताया गया था कि वो ऊपर सामने बड़ी सी बनी हुई जो बालकनी है, कमरे के बाहर एक बालकनी बनी हुई थी, उस बालकनी की में नजर आती है। हम दीवार के साथ छुप कर बैठ गए। हम वक्त से पहले आ गए थे। हम दोनों सरगोशियों में बातें कर रहे थे। वैसे भी हमारी आवाज़ कहाँ जा सकती थी। हम दीवार के साथ बैठे थे, बाहर वाली दीवार के साथ, और उस दीवार से
50 कदम चल के हवेली शुरू होती थी, और हवेली का जो दूसरी मंजिल थी उसकी बालकनी में हमने सुना था कि हमारे कानों ने घुंघरूओं की आवाज सुनी। छन छन छन। ये कलेर घुंघरू की आवाज थी, ये वहम नहीं था, ख्वाब नहीं था, ये हकीकत में आ रही थी। हम दोनों डर से गए। मुझे फिर भी यकीन ना आया कि ये क्या है। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठा। मेरा दोस्त नीचे बैठा रहा खौफ की वजह से, और मैंने झांक के देखा तो क्या देखता हूं, एक साया सा नमूदार हुआ है। उसकी बालकनी के अंदर क्लियर मैंने एक साये को देखा, और जैसे ही उस साये को अभी खड़ा मैं देख ही रहा था कि मुझे एक काला स्याह चेहरा नजर आया, एक औरत का काला स्याह चेहरा। वो बालकनी के अंदर पूरी नहीं आई थी, उसने सिर्फ दरवाजे को खोला था। उस दरवाजे को जो बालकनी में खुलता था, वो जैसे ही दरवाजा खुला तो कोई काला स्याह साया था, वहीं उसको मैंने खड़े हुए देखा। और जैसे ही मेरी उस पर निगाह पड़ी तो मेरा वजूद कांपना शुरू हो गया। मैंने जितनी कहानियां सुन रखी थी, मुझे यकीन आ गया वो झूठ नहीं, हकीकत है। तभी मैंने दोस्त को वहां से भागने का कहा कि भाग, वो कहीं हमें देख ना ले, वो सामने बालकनी में खड़ी है। वो पहले ही कांप रहा था। मैं उसको लेकर छुपते छुपते हम वहां से भाग तो आए, लेकिन अगले ही दिन मेरा मोटर बाइक पे एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि यही गांव में मशहूर था कि जो भी इसको देखेगा, इस हवेली के करीब जाएगा, उसका हादसा होगा, उसका नुकसान होगा। मेरा भी नुकसान हो गया था। अब किसी का नुकसान ना हो, इसीलिए उसका पैगाम था, उसने सबको पैगाम पहुंचा रखा है। जिस औरत को तुमने देखा है राशन फेंकते हुए, उसने यही पैगाम पहुंचा रखा है कि जो भी राशन फेंक जाएगा उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, वरना नुकसान होगा। और ऐसा ही हुआ। गांव के कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया और उसको राशन नहीं दिया तो उनका नुकसान हो गया। और फिर ये बात आपको पता है कितनी तेजी से फैलती है। ये बात तेजी से फैल गई। उसके बाद लोग इतने खौफजदा हुए कि अब वो राशन फेंक जाते हैं, और जो भी राशन फेंक देता है उनका कोई नुकसान नहीं होता। यह है यार कहानी इस हवेली की। और तू जानता है, जिन्हों भूतों को तो मैं भी मानने वाला नहीं हूं। अगर मैंने अपनी आंखों से उसको ना देखा होता तो मैं भी कभी यकीन न करता। हाँ, वो डाइन है यहां पे और नजर आती है। मैंने उसकी कहानी बड़े गौर से सुनी थी और मैं हैरान हुआ कि ये कैसी कहानी उसने मुझे सुनाई है। मैंने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी कहानी पे यकीन आ गया, और चलते हैं। उसने मुझसे कहा लेकिन कोशिश करना, तू बेशक पुलिस वाला है, उस तरफ मत जाना। मैंने कहा ठीक है यार, उस तरफ नहीं जाऊंगा। हम लोग घर गए, खाना वगैरह खाया और बातें करते रहे। उसके बाद सो गए। जब हम लोग सुबह उठे तो मैं वक्त से पहले जाग गया। मैं रात को तो बज़ाहिर सो गया था, लेकिन इस तरह सोया था कि मैं उसी टाइम जागूंगा कि मेरे अंदर वो एक पुलिस वाला जाग गया था कि मैं अपनी आंखों से उसको देखना चाहूंगा क्या वाकई वहां पे कोई डायन रहती है। और जब मैं सुबह उठा देखा सुहेल और भाभी दूसरे कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो रहे हैं। मैंने अपने घर का कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और सीधा बाहर निकल आया, क्योंकि ये वही रास्ता था जिसके जरिए हम स्कूल गए थे। मुझे रास्ता याद था। मैं चलता हुआ सीधा उस हवेली के पास पहुंच गया। मैं जैसे ही हवेली के करीब, उस दीवार के करीब छुप कर बैठ गया जहां पे मेरे दोस्त ने बताया था कि वो लोग छुप के बैठे थे, कि वही मखसूस टाइम जिस पे वो नजर आती थी कि मेरे कानों ने घुंघरूओं की आवाज को सुना। क्लियर ये घुंघरूओं की आवाज थी। इसका मतलब है सुहेल ने जो मुझे बताया था वो झूठ नहीं था, वो वहम नहीं था। वाकई यहां पे कुछ है। बहुत आहिस्ता के साथ उठकर मैं खड़ा हुआ और झांकने की कोशिश की तो उस तरफ देख सकूं। तब मेरी निगाह पड़ी कि दरवाज़ा धम से खुला। वो दरवाज़ा जो बालकनी के बीच मौजूद था, उस दरवाजे को खोल के आप सीधा बालकनी में आके खड़े हो जाते। वो दरवाज़ा खुला। क्लियर घुंघरूओं की आवाज़ को, पायल की आवाज़ को मैं सुन चुका था। और तभी उस दरवाजे के अंदर जो घुप अंधेरा था, मैंने किसी को क्लियर खड़े हुए देखा जिसका चेहरा इंतहाई काला स्याह था। उसने एक लिबास पहन रखा था, बहुत ही खूबसूरत किस्म का लिबास।
और उस खूबसूरत लिबास में मलबूस जो भी लड़की थी वो इंतहाई काले स्याह चेहरे के साथ थी। एक भयानक ऐसा काला स्याह चेहरा जो नजर ही नहीं आ रहा था, बस सिर्फ काला स्याह था। वो कुछ देर वहां खड़ी रही और उसके बाद वो वापस मुड़ी। दरवाजा बंद होने की आवाज आई और उसी लम्हे मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया कि ये क्या था। मैंने सोचा क्या मैं अभी अंदर जाऊं। मैं अंदर जाने का सोच ही रहा था कि मुझे दूर से सुहेल आता हुआ नजर आया। मैंने जैसे ही देखा सुहेल आ रहा है तो मैंने इस अंदाज में चलना शुरू कर दिया जैसे मैं वॉक कर रहा हूं। वो मेरे करीब पहुंचा और बोला, तू फिर आ गया ना हवेली, तुझे मना किया था कि यार इस तरफ नहीं आना, तुझे क्यों नहीं समझ आया। अरे मैंने कहा यार मैं तो वॉक कर रहा था। कह रहा मैंने तुझे दूर से देख लिया था, तूने मुझे देखते ही वॉक शुरू कर दी, क्यों आया है यार तू यहां पे। तुझे मना किया है यार, मान ले इस बात को, ये वाकई हवेली मनहूस है, यहां पे वो डाइन रहती है। तू क्यों चाहता है गांव वालों का नुकसान हो जाए। उसका एक क्लियर ऐलान है कि जो भी इसके करीब आएगा गांव को नुकसान पहुंचेगा। ना तो तूने कोई राशन डाला है और ऊपर से तू हवेली के इर्द गिर्द मुंडला रहा है। यार देख मेरे हाथ जुड़े हैं तेरे आगे, ऐसा मत कर। खैर वो मुझे लेकर घर चला गया, नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद स्कूल जाने का टाइम हुआ तो मैंने कहा चल मैं तेरे साथ स्कूल चलूंगा। अब वो स्कूल के अंदर दाखिल हो गया बच्चों को पढ़ाने के लिए और मैंने उसे कहा चल मैं बजाय यहां बैठ के बच्चों को देखता रहूं, मैंने क्या करना है, मैं ज़रा गांव घूम फिर के आता हूं। उसने कहा हवेली नहीं जाना। मैंने कहा हाँ हवेली नहीं जाऊंगा, गांव घूम के आता हूं। मैं वहां से निकला, मैं फैसला कर चुका था कि आज मैं हवेली के अंदर घुसूंगा। मैं चलता हुआ हवेली के करीब पहुंच गया और दूर दूर देखा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, वहां कोई नहीं था जो मुझे देखने वाला हो। और मैं चलते 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 हवेली की एक ऐसी दीवार के करीब गया कि जहां से मैं छलांग भी मारूं तो मुझे देख ना सके। मैंने देखा इधर उधर कोई नहीं है, मैंने छलांग लगाई और हवेली के अंदर दाखिल हो गया। धबक की एक आवाज आई, मैं नीचे गिरा और दबक कर बैठ गया कुछ देर के। कोई हुआ तो नहीं, किसी ने मुझे कुछ देखा तो नहीं, कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं चलता हुआ हवेली के बिल्कुल मेन दरवाजे के सामने पहुंच गया। दरवाजा बंद था। उस दरवाजे के बाहर वाली साइड से एक जंजीर के अंदर ताला लगा हुआ था। मैंने दरवाजे को देख लिया था कि इसको खोलना बहुत मुश्किल है, जंजीर को तोड़ना पड़ेगा, ताले को तोड़ना पड़ेगा और किसी की प्रॉपर्टी है, मैं ऐसे तोड़ नहीं सकता, तो क्या करूं। मुझे याद आया जो मुझे कहानी सुनाई गई थी, उस कहानी के मुताबिक कोई एक ऐसी खिड़की जरूर खुली हुई थी जिसके जरिए वो 3 नौजवान उसके अंदर घुसे थे। मैं इधर उधर फिरता रहा और आखिरकार एक खिड़की को ढूंढने में कामयाब हो गया जो इस अंदाज में खुली हुई थी जिसके जरिए मैं अंदर दाखिल हो सकता था। मैं उस खिड़की के अंदर दाखिल हो गया। बाहर सूरज की किरणें हर तरफ फैली हुई थी, एक दिन की रोशनी थी, लेकिन उस खिड़की से दाखिल होते ही मुझे अंदाजा हुआ कि सूरज की किरणें अंदर दाखिल तो हो रही हैं लेकिन अभी भी अंधेरा है। घुप अंधेरा तो नहीं है, इतना अंधेरा तो नहीं है कि हाथ को हाथ ना सुझाई दे, आपको रास्ता या कोई बिल्डिंग नजर ना आए। इतना उजाला जरूर था कि मैं अंदर की हर दरो दीवार को देख सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा उजाला नहीं था। जैसे आपको दरवाजे खोल के रोशनी मिलती है, दरवाजे बंद थे इसलिए रोशनी तो थी, सूरज की किरणें अंदर तो पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी अंधेरा मौजूद था। मैंने जब नीचे छलांग लगाई और खड़े होकर देखा तो इर्द गिर्द कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन हर तरफ इतना जाला फैला हुआ था, इतना जाला फैला हुआ था, उसको लेकर लगता था कि वाकई ये हवेली कई सालों से बंद है। और ना सिर्फ कई सालों से बंद है बल्कि यहां कोई भी नहीं आया। अब मैंने उन जालों को हटाना शुरू कर दिया तो नीचे 4 से 5 कमरे मुझे नजर आए जिनके दरवाजे बंद थे, लॉक नहीं लगा हुआ था। मैंने उन दरवाजों को खोल के देखा तो वाकई जालों से, मट्टी से, धूल से वो कमरे अटे हुए थे। और जिन लोगों ने वो सामान उठा के भागने की कोशिश की थी, जिस खिड़की से मैंने छलांग लगाई थी, वो सामान भी वहीं पे पड़ा हुआ था।
जो वो उठाकर अंदर लाए थे, और वो आवाज़ें सुन के ऐसे घबराए थे कि सामान वहीं पे फेंक के खिड़की से कूद गए थे। काफ़ी बड़ा हाल नुमा कमरा था और इर्द गिर्द कमरे बने हुए थे। बहुत ही नफीस हवेली बनाई गई थी। जिसने भी बनवाई थी बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको बनाया था। मैं हवेली के नीचे वाले कमरों को बिल्कुल आहिस्ता से चलता हुआ इधर उधर देखता रहा, और उसके बाद साइड पे ही मुझे वो सीढ़ी नजर आई जो ऊपर की तरफ जा रही थी, क्योंकि ये 2 मंजिला इमारत थी। लकड़ी की बनी हुई उस सीढ़ी पे मैंने जैसे ही कदम रखा तो पता लगा ये मिट्टी भी अपनी लपेट में ले चुकी है इस सीढ़ी को। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता के मेरे दबे कदमों चल रहा था कि मेरे कदमों की आवाज पैदा ना हो। मैं ऊपर की तरफ चढ़ तो रहा था, लेकिन मुझे इसी तरफ, जहां एक तरफ सीढ़ी की एक साइड पे दीवार थी और दूसरी तरफ वो लकड़ी का रैक लगा हुआ था जो गिरने से बचाता है, तो मैंने दीवार पे देखा कि एक तस्वीर जो जालों से भर चुकी है, मट्टी से भर चुकी है, एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। मैं उस तस्वीर के करीब खड़ा हुआ और उस तस्वीर के ऊपर से मट्टी को मैंने हटाया तो देखा एक बूढ़ा सा आदमी और उसके साथ एक हसीनो जमील लड़की खड़ी है। उस तस्वीर को जैसे मैंने गौर से देखा तो मुझे इतना अंदाजा हो गया ये वही बूढ़ा था जिसने ये महल बनवाया था, और उसके साथ हसीनो जमील लड़की वही डायन थी जो मर चुकी थी, जिसकी आत्मा यहां पे भटकती थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बकौल सुहेल के वो मनहूस थी, जिसकी वजह से वो अपने शौहर को भी ले डूबी, माँ बाप को भी ले डूबी, और गांव वालों के तानों की वजह से, मनहूस के ताने सुन के उसने खुदकुशी कर ली थी, और आज वो आत्मा बन के, डायन बन के भटकती थी और लोगों को परेशान करती थी। मैंने उस तस्वीर को कुछ देर खड़े होकर देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ गया। एक ऐसा रास्ता था जिसके आगे 4 कमरे बने हुए थे। नीचे बहुत मट्टी थी, धूल जमी हुई थी, जाले थे, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन मुझे कुछ नीचे से कदरे बेहतर नजर आया। ऐसा जैसे यहां पे वाकई किसी की रिहाइश हो, लेकिन धूल मट्टी यहां पे भी थी, लेकिन फिर भी बेहतर हालत थी। मैं चलते चलते पहले कमरे को मैंने देखा, उसका भी दरवाजा खुला हुआ था। मैंने उसके दरवाजे को हाथ लगाया तो एक चरचराहट के साथ खुलना शुरू हो गया। नीचे वाले कमरों के अंदर भी चरचराहट थी। जब मैं दरवाजों को खोल रहा था तो उनके अंदर एक चरचराहट से वो दरवाजे खुल रहे थे। ये दरवाजा भी एक चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर जितना भी सामान पड़ा था मट्टी से भरा हुआ था। धूल मट्टी उसके ऊपर भी जम चुकी थी, जिससे लगता था ये कमरा किसी के इस्तेमाल में नहीं है। इस कमरे का जायजा लेके बाहर निकला और दूसरे कमरे का मैंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैंने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला तो यह कमरा मुझे थोड़ा सा बेहतर मालूम हुआ। जैसे इसके जालों को तो हटा दिया गया हो, इसके अंदर भी धूल मट्टी जमी हुई थी, लेकिन जाले बहुत कम थे। जैसे कुछ अरसा पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले इस कमरे को साफ किया गया हो, जालों को हटाया गया हो, लेकिन फिर से धूल मट्टी ने अपना कब्जा जमा लिया था। इधर भी सोफे और कीमती चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन सब धूल मट्टी से अटकी हुई। हां, जाले नहीं थे। काफी देर लगी मुझे इस कमरे को देखने की। एक एक चीज को बगौर देखने के बाद फिर मैं बाहर निकला और तीसरे कमरे के अंदर मैं दाखिल हुआ। इस लाइन में टोटल 4 कमरे थे। अब मैं तीसरे कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। उस कमरे का मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक बड़ी सी चरचराहट के साथ ये दरवाजा खुल तो गया, लेकिन काफी शोर पैदा करता हुआ खुल गया। लेकिन इस कमरे को देख के मैं हैरान रह गया। इस कमरे की दरो दीवार पे तस्वीरें ही तस्वीरें लगी थी, लेकिन उन तस्वीरों के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया था। सारी तस्वीरों को कपड़े से ढांप दिया गया था। चारों तरफ तस्वीरें लगी थी, लेकिन कपड़े से ढांपी हुई। और ये कमरा बाकी दोनों कमरों से ज्यादा क्लियर था। बहुत क्लियर तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल क्लियर साफ, लेकिन काफी हद तक बेहतर हालत में था। मैं इस कमरे में दाखिल हुआ और एक तस्वीर से जाकर मैंने कपड़े को हटा दिया और क्या देखता हूं, हसीनो जमील लड़की की तस्वीर है। ये वही लड़की की तस्वीर
जो सीढ़ियों पे लगी हुई तस्वीर थी उस बाबे के साथ खड़े हुए देखा था, वही लड़की इस तस्वीर में खड़ी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं काफी देर उस तस्वीर को देखता रहा, फिर आगे बढ़ा, एक और तस्वीर से कपड़ा हटा दिया। वो तस्वीर भी बहुत खूबसूरत थी। अब मैं तस्वीर की खूबसूरती में ऐसा खो गया कि उसके अंदर जो लड़की का चेहरा था इतना खूबसूरत कि मैं ना चाहते हुए भी तीसरी तस्वीर से कपड़ा हटा दिया और उसको भी देखना शुरू हो गया कि उसी लम्हे कानों में एक आवाज आई, पायल की आवाज। जैसे किसी ने पायल पहन रखी हो, पाजेब पहन रखी हो और पाजेब पहने कोई धीमे धीमे चल रहा हो। मैं एकदम से चौंक गया। बाहर पाजेब पहने कोई चल रहा था और एकदम से मैं अलर्ट हुआ और उसी वक्त मैं दरवाजे की तरफ छुप गया कि जो भी है मैं उसको देख सकूं। पायल की आवाज बाहर क्लियर आ रही थी और मेरा अंदर का पुलिस वाला जाग गया कि तुम छुप क्यों रहे हो, जो भी है इसको देखो, अगर डाइन है, चुड़ैल है, भूत है, कुछ भी है, तुम्हें सामना करना चाहिए। तुम दाखिल भी तो इसलिए हुए हो, छुपे क्यों हो। मैं एकदम से दरवाजे को मैंने खोला और बाहर आ गया। बाहर मैंने खड़ा होकर देखा तो बाहर तो बिल्कुल खामोशी थी, वीरानी थी, कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो पाजेब की आवाज कहां से आई थी, वो पायल की आवाज कहां से आई थी। मैं खड़ा ये अभी सोच ही रहा था कि कुछ देर वहां खड़ा रहा, लेकिन कोई आवाज ना आई, मैं किसी को ना देख सका। अब काफी देर वहां खड़े खड़े जब मुझे महसूस हुआ कि पूरी इमारत खामोशी में डूबी हुई है, घुप अंधेरा नहीं है लेकिन काफी अंधेरा है और सब कुछ खामोश है, तो फिर मैं वापस कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे के अंदर लगी हुई तस्वीरों का ऐसा सहर था, ऐसा जादू था कि मैं उन मजीद तस्वीरों पे जो कपड़ा था उनको हटा कर देखना चाहता था। कमरे में दाखिल हुआ और जाते ही एक और तस्वीर से मैंने कपड़ा हटा दिया। ये चौथी तस्वीर पहली तीन तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी और ये बड़ा फ्रेम था, उसको मैं खड़ा देख रहा था, ऐसा महव होके देख रहा था कि कितना खूबसूरत है ये फ्रेम, कितना खूबसूरत है ये। इस फ्रेम में मौजूद लड़की हर तस्वीर में पहले से ज्यादा खूबसूरत थी। मैं तस्वीर को देखने में ऐसा महव था कि उसी वक्त मेरे सर के अंदर एक जोरदार चीज आके टकराई और उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा, मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं सुहेल के घर में बिस्तर पर लेटा था। मैं एकदम से परेशान होकर उठने की कोशिश की तो पता लगा मेरे सर में पट्टी बंधी है और दर्द है। तो सुहेल बोला, लेटे रहो, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। मुझे वो सब मंजर याद आ गया, वो हवेली का एक एक मंजर याद आ गया और तभी मैंने पूछा, मैं यहां कैसे पहुंचा हूं। वो मुझसे बोला, तू जिंदा बच गया है ये थोड़ी बात है, भाई तेरे आगे हाथ जोड़े थे, कितनी मिन्नतें की थी उस हवेली की तरफ मत जाना, तू फिर वहां चला गया और देख तेरे साथ ये हादसा हो गया। शुक्र है तेरी जिंदगी बच गई, मैं तो इस बात पे खुश हूं, लेकिन भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुझे अब वापस जाना होगा, तू फिर वहां जाएगा, ये तो जिंदगी बच गई है, आगे का कोई पता नहीं, तेरी जिंदगी चली गई, मैं मरते जीते जी मर जाऊंगा कि मेरे दोस्त को मेरी वजह से क्यों हुआ। अब तो मैं पछता रहा हूं, तुझे बुलाया ही क्यों यहां पे मैंने, अच्छा था यार तू ना ही आता, तेरी वजह से गांव वालों को पता लग गया इस बात का, सारे परेशान हो जाएंगे, कोई अंदर गया है। तू जानता है कि सब गांव वालों को पता लग गया तू अंदर गया है तो गांव पे एक कयामत नाजिल हो जाएगी। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है मेरे यार। अच्छा मैंने कहा ठीक है यार, मैं चला जाऊंगा, मैं उस हवेली के पास नहीं जाऊंगा और तेरी खातिर मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन मैं यहां कैसे पहुंचा। तो सुहेल बोला, जब तू वापस नहीं आया तो मुझे डर लगा कि तू कहीं चला ना गया हो, उस हवेली की तरफ ना गया हो। जब स्कूल का टाइम खत्म हुआ तो मेरे दिल को पता नहीं क्यों एक धड़का सा लग गया कि यार मैंने उसे क्यों जाने दिया, कहीं हवेली ना चला गया हो वो। बस मैं खौफजदा हो गया, अब हवेली की तरफ मैं कैसे जाता। मैं इधर उधर हर जगह तुझे ढूंढता रहा और फिर मेरा शक यकीन में बदल गया, हो ना हो तू हवेली गया है।
मेरे एक जानने वाले हैं, उनसे मैंने मिन्नत तरला किया, उनको मुश्किलों से मनाया कि यार हवेली के करीब जाना है। वो डर गए कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, हवेली के करीब। तो फिर जो वो बुजुर्ग हैं, बाबा इदरीस हम उनको कहते हैं, उनके घर गया। मुश्किलों से उनको मैंने राज़ी किया, क्योंकि वही इस हवेली के मुलाजमों में से हैं जिनको वो डाइन पैगाम देती है और वो आके सबको बताते हैं। मैंने कहा यार बाबा इदरीस डरते नहीं है। वो बोला तुझे बताया तो था, पहली दफा तो वो भी डर गए थे। जब वो अंदर गए थे, उसकी मरी हुई लाश को देखा, उस लाश को उठाया, नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया और उसको वहीं पे दफना दिया गया, तो वो भी हवेली को छोड़ के अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। वो तो पहले ही अपने घर में होते थे कि वहीं पे जब एक रात वो लेटे हुए थे, वो अकेले रहते हैं अपने घर में, तो उनके दरवाजे पे दस्तक हुई और जब वो बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए गए तो वहाँ पे कोई नहीं था। वो वापस आके अपने बिस्तर पर लेटे ही थे तो उनको अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ को सुनते ही वो पहचान गए कि ये आवाज़ तो बतूल की है। वो डर कर उठकर बैठ गए और तभी उन्होंने एक साया सा देखा, काला स्याह एक साया था और वो साया उनके सामने खड़ा था और ये साया कोई और नहीं बतूल थी, जिसको अपने हाथों से कब्र में दफना चुके थे, उनके सामने खड़ी थी। और वो उनसे बोली, हाँ डरिए मत, मैं बतूल हूँ, मैं मर के भी जिंदा हूँ, ये मेरी आत्मा है। और आज आपको सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि गांव के 3 नौजवान आज उस हवेली में आए थे। मैंने आज उनको जिंदा जाने दिया है। गांव वालों को बता दो कि दोबारा कोई हवेली के अंदर आया तो मैं मार दूंगी, लेकिन उन तीनों को भी सजा जरूर मिलेगी। और बाबा इदरीस ने यह बात जब गांव वालों को बता दी तो वही उनको सजा मिली थी। उसके बाद पहली दिन तो वो भी डर गए थे, गांव वालों को बताया, मैं शदीद डर गया था। लेकिन उसके बाद जब कभी भी कोई गांव वाला जाता तो वो बाबा इदरीस के जरिए पैगाम पहुंचाती और बाबा इदरीस सबको बताते थे। तुम्हें भी जब ढूंढा और मुझे नहीं मिले तो मुझे शक हुआ तुम अंदर न गए हो, तो मैं बाबा इदरीस के पास गया कि मेरा शहर से आया हुआ दोस्त है, खुदारा मेरे साथ चलिए। मुश्किलों से वो कायल हो गए और अब हम जब उस दीवार के करीब पहुंचे तो मुझे डर ये नहीं था कि मेरे साथ बाबा इदरीस है, उसको वो पैगाम पहुंचाती है, मुझे माफ़ कर देगी वो डाइन। और जब झांक के देखा तो तुम उसी जगह पे दरमियान में बेहोश पड़े हुए थे। और बाबा इदरीस मैंने बोले, ये तो वही जगह है जहाँ पे मैंने कब्र खोदी थी और उसको दफनाया था, क्योंकि कब्र के ऊपर तावीज़ नहीं बनाया गया था। तो तुम बिल्कुल दरमियान में बेहोश पड़े थे सहन में। तो वो बोले, ये कब्र के ऊपर पड़ा हुआ है, जल्दी करो, हमें इसको उठाना होगा। मुश्किलों से तुम्हें हम उठाकर बाहर लाए और मैं घर लेकर आया। और बाबा इदरीस ने कहा, इस नौजवान को जितना जल्दी हो सके वापस भेज दो, और वो आज कल में मेरे पास आएगी। यकीनन कोई तूफान आने वाला है, यकीनन कुछ खौफनाक होने वाला है। उसने हमें देखा होगा, उस डाइन ने। वो गांव वालों को सजा देगी, लेकिन इससे पहले कि तुम्हारे दोस्त की जान चली जाए, उसको नुकसान पहुंचाए, मैं हाथ जोड़ता हूं, इसको भेज दो। तो भाई मैं तुझे कभी यहां से जाने को ना कहता, तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तू चला जा। मैंने कहा यार मैं आज ही जाऊंगा, लेकिन एक मेहरबानी कर मुझ पे, मुझे सिर्फ एक दफ़ा बाबा इदरीस से मिलना है। मैं एक दफ़ा बाबा इदरीस से मिलूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा, फौरी तौर पे चला जाऊंगा। मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो मेरी ज़िद के आगे मान गया और मुझे बाबा इदरीस से मिलवाने के लिए उसके घर ले गया। सुहेल ने बताया था कि मैं बेहोश था, फिर वो मुझे लेकर आए। बाबा इदरीस ने ही मुझे पट्टी बांधी थी। बाबा इदरीस के पास जब हम पहुंचे तो एक बुजुर्ग से बंदे थे। सलाम दुआ के पास पहुंचे तो वो बोले, अब नौजवान को होश आ गया। सुहेल बोला, हाँ बाबा जी होश आ गया है और ये जाने लगा है। आपसे मिलने की इसने जिद की थी, इसलिए मैं आपको आपके पास लेकर आ गया। वो बोले, हाँ बेटा बोलो। मैंने उससे कहा, बाबा जी मैं उस राज को जान चुका हूं, मैं एक पुलिस वाला हूं और अपना आपको तारुफ करा दूं, ये मेरा दोस्त है, ये डर चुका हुआ है। आपने जो कहानी मशहूर कर रखी है वो मैं सब राज को जान गया हूं। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जेल में ना डालूं तो फिर आपको मुझे सब कुछ बताना होगा, वरना याद रखिए मैं पुलिस की मजीद नफरी बुला के वो राज सबके सामने ले आऊंगा और राज को फाश कर दूंगा। बेहतर है कि आप खुद से मुझे बता दीजिए, नहीं तो मुझे आपको थाने लेकर जाना होगा
और थाने में आप बुजुर्ग हैं, आप तो 2 थप्पड़ भी नहीं खा सकेंगे, वहां तो बड़े से बड़ा मुजरिम बोल पड़ता है, आपको तो बोलने में देर भी नहीं लगेगी। मैंने उस बुजुर्ग को इतना धमका दिया कि उसको यकीन हो गया कि मुझे थाने ले जाएगा। वो डर गया और उसने हाथ बांध लिए कि खुदा के वास्ता है मुझे थाने ना लेके जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर बताओ क्या राज वहां पे छुपा है, क्योंकि इतना मैं जान चुका हूं वहां पे कोई डाइन नहीं है और तुम उस राज से वाकिफ हो। तुमसे राज उगलवाने के लिए बेहतर है प्यार से बता दो, ये मेरा वादा है, मैं अपने दोस्त सुहेल के सामने वादा कर रहा हूं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैं मदद करूंगा। लेकिन अगर तुमने ना बताया तो फिर तुम्हें थाने जाके मैं तुम्हारी जुबान खुलवा दूंगा। वो डर गया और उस बताने के लिए आमादा हो गया। तब उसने बताया कि गांव वाले बतूल को मनहूस समझते थे। वो जो अमीरजादा जिसने ये महल बनवाया था वो कुदरती मौत मर गया। बतूल में उसका कोई हाथ नहीं था। बतूल से शादी करने के बाद बतूल ने उसका बहुत ख्याल रखा था, लेकिन शायद जिस्मानी तौर पे भी इस काबिल नहीं था कि किसी को बीवी बना सकता। बतूल मेरी बेटियों की तरह हो गई थी। मैं उसके सर पे हाथ रखता, उसको बेटी कहता। वो मुझे बता चुकी थी कि इस बाबे ने मुझसे शादी की है लेकिन ये किसी काबिल नहीं है, लेकिन वो उसकी सेवा करती, खाना पीना हर तरह से उसका ख्याल रखती। एक बीवी जिस तरह अपना फर्ज को अदा करती है वो अपना भरपूर फर्ज अदा करती रही, लेकिन उसको दिल का दौरा पड़ा और वो मर गई। जेल चली गई है कि इसने मारा है, लेकिन डॉक्टर ने जो रिपोर्ट लिखी उस बिना पे उसकी कुदरती मौत वाकई हुई थी, ये छूट गई, ये वापस आ गई। किसी गांव वालों ने इसको कबूल ना किया, उल्टा मनहूस 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 के उसको ताने मिले। सिर्फ मैं ही था जो उससे मिलने के लिए हवेली जाता था, क्योंकि वो हवेली में रह रही थी। और एक शाम जब मैं हवेली में दाखिल हुआ तो ये वो लम्हा था जब मैं अंदर दाखिल हुआ हूं तो वो स्टूल रख के फंदा ले चुकी थी। अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता वो मर चुकी होती। शायद उसको खुदा ने बचाना था कि वो जैसे ही मैं करीब गया उसने स्टूल को धक्का दे दिया और वो झूल गई, लटकना शुरू हो गई। लेकिन जाती मैंने उसको टांगों से पकड़ दिया कि नहीं, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा, और मैंने उसे बचा लिया और उसको नीचे उतारा। वो बहुत रोई कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मैं बहुत मनहूस हूं। मैंने उसे कहा नहीं बेटी, ऐसे नहीं करते। मैंने उसको काफी खैर चुप कराया और उसे कहा ठीक है, तुम्हें अगर मरना है ना फिर एक काम करो, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं। मैं ये बाहर फैला दूंगा कि तुमने फांसी ले ली है और तुम मर गई हो। तुम्हें मरना ही था ना, समझो तुम मर गई हो। और मैं कह दूंगा कि तुम्हारी कब्र खोद के मैंने तुम्हें दफना दिया है। मैंने जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया किसी ने, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश थी कि कोई उसका जनाजा भी ना पढ़े, और तुम चुप करके रहती रहो। आगे देखते हैं क्या होगा। अब ये तो हो गया, लेकिन अंदर जितना भी खाने पीने का सामान था, पैसा था, वक्त के साथ आखिर ख़त्म तो होना था। मैं चुपके से जाता पीछे वाले दरवाजे से, उसको सामान खाने पीने की चीज़ें दे आता रात के अंधेरे में, किसी को पता न लगता। और वहीं पे कुछ नौजवानों ने अंदर घुसने की कोशिश की, और जब वो अंदर गए तो उस घर के अंदर वो चोरी करके सामान वगैरह जब लेकर निकल रहे थे तो मेरी ही एक बताई ही उसको बात याद आ गई। मैंने कहा कभी कोई घुसने की कोशिश भी करे तो ये पाजेब और घुंघरू बांध लेना और इनको जोर जोर से खटकाना। वो डर जाएंगे कि इस बंद हवेली में घुंघरू की पाजेब की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने भी ऐसे ही किया। जब घुंघरू और पाजेब को जोर जोर से खटकाया तो वो नौजवान ऐसे डरे कि डर कर भाग गए। और उसके बाद मैंने ही ये कहानी मशहूर की कि वो रात को मेरे पास आई थी और वो आत्मा बनकर आई थी, और उसने मुझे कहा था कि इस हवेली के करीब आज के बाद कोई ना आए, अगर कोई आया तो वो नुकसान उठाएगा, ये भी नुकसान उठाएंगे। मैंने उनको इतना डरा दिया कि कुदरती तौर पे उनके साथ नुकसान हुआ और सब यही समझे कि उस डाइन ने नुकसान पहुंचाया है। और उसके बाद मैं ही उसको गाइड करता कि वो जिंदा रह सके। वो ऊपर बालकनी में आके इस अंदाज में खड़ी होती कि अपने चेहरे को अंधेरे में रखती। वो काला स्याह नजर आता, लेकिन घुंघरू की आवाज नजर आती। कई लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो उसको देखकर डर गए। ये हवेली एक भूतिया हवेली मशहूर हो गई, और मैंने लोगों को पैगाम दिया कि अगर कोई चाहता है उनके घर, उनके बच्चों, उनकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए तो राशन फेंक दो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। लोग राशन फेंक देते। मैं भी गरीब था, मेरे पास पैसा नहीं था, कहां से आता? वो यूं राशन मिल जाता। वो राशन उसके और मेरे खाने के काम आता, और यूं हमारा ये सिलसिला चलता रहा।
ये है वो कहानी जो किसी को नहीं मालूम। और मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर ये काम वो मैं ना करता तो फिर से मर जाती, कहां से खाती। उसकी जिंदगी को बचाने के लिए मैंने ये किया। सुहेल भी ये कहानी सुन के हैरान रह गया। मैंने कहा ठीक है बाबा, चलो मेरे साथ हवेली। वो एकदम से परेशान हो गया कि ये अब क्या कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, कुछ भी नहीं होगा। मैं, सुहेल और बाबा इदरीस रात के टाइम उस हवेली के अंदर दाखिल हुए। पीछे एक रास्ता बना हुआ था जो कोई भी नहीं जानता था। बाबा इदरीस उसी रास्ते से जाता था। उसी रास्ते से हमें मुख्तलिफ सीढ़ियों से, उन सीढ़ियों से नहीं, मुख्तलिफ सीढ़ियों से ऊपर लेकर गया। ये सीढ़ियां पीछे बनाई गई थी छुप के, इमरजेंसी पे निकलने के लिए, कि अगर इन सीढ़ियों से कोई ना निकल सके तो पीछे वाली सीढ़ियों से जो नजर नहीं आती थी वहां से हम ऊपर गए। उसने जाके दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? मखसूस अंदाज में दरवाजा खटखटाया तो उसने कहा, मैं हूं बेटा, इदरीस। उसने कहा अंदर आ जाइए। और हम से जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो वही हसीनो जमील बतूल सामने बिस्तर पर बैठी हुई थी, एक जिंदा लड़की। वो एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई कि ये साथ कौन है। वो घबरा गई और वहीं पे बैठ के बाबा इदरीस ने सारी बात उनको बता दी। वो इस तरह परेशान हो गई कि एक पुलिस वाला है और पुलिस वाले को सारी बात परेशान हो गई है। उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था, लेकिन खौफ एकदम से रिलैक्स हो गई और मुझसे बोली, आप क्या कर लेंगे मेरा? मुझे जेल करा देंगे? मैं तो खुद मौत को गले लगाने को तैयार हूं। इससे पहले कि आप मुझे जेल कराएं, मैं मरने को तैयार हूं, फांसी ले लूंगी। मैंने उससे कहा, नहीं बतूल, तुम्हें फांसी लेने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। क्या मुझसे शादी करोगी? वो एकदम से चौंकी। उसने मेरी तरफ देखा जैसे मैंने एक अजीब व गरीब बात कह दी। वो चौंकी और साथ ही उसने सर झुका लिया जैसे उसके चेहरे पे शर्माहट आ गई हो, और उसने हल्की सी गर्दन को हिला दिया। तो मैंने कहा, बस ठीक है, बाकी काम आप मुझ पे छोड़ दो। अब यहां नहीं रहोगी, मेरे साथ शहर जाओगी और वहीं जिंदगी गुजारोगी। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए एक अच्छा शौहर साबित हूं। अब सुहेल बोला, तो इस हवेली का क्या होगा? मैंने कहा, इस मसले को भी हल कर लेते हैं। पहले आप, बाबा इदरीस, आप, सुहेल और ये, हम शहर चलेंगे। इसको हम मेरे घर पर छोड़ेंगे। बतूल मेरे घर पर होगी, मैं अपने वालिदैन से तारुफ करा दूंगा। उसके बाद मैं यहां वापस आऊंगा और उसके बाद मेरे पास एक मंसूबा है, उस पर मैं अमल करूंगा। यूं रात की तारीकी में खामोशी के साथ, किसी को पता न लगे, हम चारों रवाना हुए, शहर पहुंचे। वहां जाते ही मैंने अपने वालिदैन से तारुफ कराया और उसके बाद फौरी तौर पे निकाह के, रुखसती हम बाद में कर लेंगे, उसके साथ निकाह पढ़ा लिया। बतूल के साथ जब मेरा निकाह हो गया तो अब मेरे घर में रह सकती थी, कानूनी तौर पे वो मेरी बीवी थी। हम वापस आए और वहीं पे मैंने एक ऐसा हुलिया अपनाया कि बहुत सारी मालाएं पहनी, पगड़ी पहनी, कमीज, शलवार कमीज एक मखसूस पहने, और इस तरह मशहूर कर दिया मैंने कि सुहेल से कहा कि सबको मशहूर कर दो। बाबा इदरीस को भी कहा कि शहर से एक ऐसा बाबा आया है जो इस हवेली को क्लियर कर सकता है। लोग खौफजदा हो गए कि नहीं, हमें बाबा नहीं चाहिए। इससे पहले भी कई बाबे आए थे, वो डर कर भाग गए, कहीं हमारे ऊपर आफत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। लेकिन सबको कायल कर दिया गया और यूं हवेली का बड़ा सा गेट जो हमेशा बंद रहता था, बाहर वाला, उसको खोला गया और सबके सामने मैं और बाबा इदरीस अंदर दाखिल हुए। बाबा इदरीस तो क्योंकि उससे मिल चुका था इसलिए वो मेरे साथ गया। गांव वाले बाहर तमाशा देखते रहे। मैंने धूनी जलाई हुई थी, धुआं दे रहा था, हाथ में एक झाड़ू टाइप पकड़ा हुआ था और मैं कुछ पढ़ता हुआ, धूनी देता हुआ उस दरवाजे को भी खोल दिया जो हवेली का मेन दरवाजा था। और उस मेन दरवाजे से हम अंदर जब दाखिल हुए तो उसके बाद दरवाजे को हमने बंद कर दिया। अंदर जाकर पहले ही हम तैयारी कर चुके थे, बाबा तुफैल और मैं। जो कीमती सामान था, इस तरह की चीजें थी, वो हम निकाल चुके थे इस मंसूबे से पहले। और उसके बाद 2 घंटे हम अंदर उधर फिरते रहे, मजीद देखते रहे, क्योंकि उसके बाद लोग क्योंकि इसके बाद जब मैं कह देता कि हवेली क्लियर हो गई है, लोग भी आ सकते थे, चुरा सकते थे। हमने छान मारा 2-3 घंटों में, कुछ और रह तो नहीं गया और हवेली में कोई इस तरह की कीमती चीज नहीं थी जो हम पहले ही उठा चुके थे वहां से। और उसके बाद जब मैं बाहर आया तो हवेली को खोल दिया गया कि मुबारक हो, बहुत जोरदार मुकाबला हुआ है, लेकिन आखिरकार कामयाबी मिली है और वो डाइन ये हवेली छोड़कर चली गई है।
वो गांव वालों के लिए एक खौफनाक रात थी। वो डरे रहे कि सुबह कोई आफत आएगी, आफत आएगी, आफत आएगी, लेकिन सुबह कोई भी आफत ना आई। और मैं जान के 2-3 दिन वहीं पे रहा कि देखो कोई आफत नहीं आई। जब 3 दिन गुजर गए, कोई भी आफत नहीं आई, तो गांव वाले वाकई रिलैक्स हो गए कि वाकई हवेली क्लियर हो गई है। उसके बाद गांव वाले डरते डरते अंदर भी हवेली के अंदर गए, और जब वापस आए उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो ये फैल गया कि हवेली क्लियर हो चुकी है। उसके बाद सामान पहले ही जो कीमती था वो हम इसलिए उठा चुके थे कि वो बतूल का सामान था और उसकी ख्वाहिश पे ही उठाया गया था। उसकी तस्वीरों वगैरह को भी वहां से इकट्ठा कर लिया गया। और यूं वो मेरी जो पहले ही निकाह के तौर पे ज़ौजा बन चुकी थी, रुखसती हुई बकायदा उसकी। सुहेल भी, भाभी भी यहाँ पे शामिल हुए, और भाभी उस गांव के अंदर सिर्फ भाभी को, सुहेल को और बाबा इदरीस को इस हकीकत का पता था, बाकी किसी को भी नहीं। और यूं उससे मेरी रुखसती हो गई। उसका सारा सामान उस तक पहुंच गया और वो एक बेहतरीन मेरे लिए बीवी साबित हुई। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो गया। आज हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी की कामों में लग चुके हैं। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूं, बिल्कुल बूढ़ा हूं। इससे पहले कि मैं मर जाऊं तो ख्वाहिश थी आज इस कहानी को अखबार वालों को दे जाऊं, ताकि लोगों को भी मेरी कहानी का पता लग सके। आज मेरी बीवी को एतराज़ नहीं है कि किसी को मैं बता सकूं, वो खुद भी बूढ़ी हो चुकी है। इसलिए गांव का नाम और जो मुख्तलिफ लोकेशंस है उसको दबे लफ्ज़ों में बताऊंगा, खुल के नहीं बताऊंगा, ताकि लोगों को पता ना लग सके। और ये मेरी ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। कब इस कहानी के छपने के बाद हम इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन लोगों को पता लगेगा कि बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि जो डाइन या भूत या जिन नज़र आता है, हकीकत कुछ और होती है। उसके बाद कोई नहीं जानता। ये बहुत पुरानी कहानी है कि वो भी अब जिंदा हैं या मर चुके हैं, क्योंकि बहुत अरसा पहले उनकी कहानी है भेजी गई थी। और उसके बाद वो हवेली बिल्कुल ख़त्म हो गई, काफ़ी अरसा तक वहाँ पे मौजूद रही। उसके बाद वहाँ पे कोई उसका नामो निशान ना रहा। लेकिन जब ये कहानी मेरे तक पहुंची, जिस साहब ने मुझे कहानी भेजी, उन्होंने कहा जी मेरा नाम ना बताइएगा, आप इसी का ही नाम जिनकी ये कहानी है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको भेजी है और उन्होंने अखबार में भेजी थी जिसको मैंने पढ़ा था, तो उन्हीं के ही नाम से सुनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने खुद ये कहानी सुनाई थी। तो इसलिए मैंने भी ये कहानी, जिस तरह मुझे कहा गया ज़हीर खान के नाम से उन्होंने सुनाई थी, उन्होंने अखबार में दी थी, तो मैंने भी उसी तरह कहानी को आपको सुना दिया है। आपको कहानी कैसी लगी है ये नीचे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे।